वेलकम टू द सीरीज़ ऑफ ECO 403 शॉर्ट लेक्चर्स। ये ECO 403 की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको लेक्चर नंबर 17 करवाया जा रहा है। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। तो इसके अंदर जो है वो परचेजिंग पावर पैरिटी, जिसको PPP कहा जाता है, उससे शुरुआत है। सो अंडरस्टैंड करते हैं इसको PPP को, जो कि परचेजिंग पावर पैरिटी एक इकोनॉमिक थ्योरी जो कि बताती है कि जो आइडेंटिकल गुड्स हैं, एक जैसे जो गुड्स हैं, उनको सेल होना चाहिए सेम प्राइस के ऊपर तमाम कंट्रीज़ के अंदर, और प्राइस को करेंसी के अंदर बताया जाता है। तो ये बेस करती है लॉ ऑफ वन प्राइस के ऊपर, यानी कि तमाम चीज़ों की एक ही प्राइस होना चाहिए जो एक जैसे गुड्स हैं उनकी, ग्लोबली दुनिया भर में। अब ये कॉन्सेप्ट जो कि आपको बताया गया लॉ ऑफ वन प्राइस के ऊपर बेस करता है। तो इसके मुताबिक ये कि अज्यूम किया जाता है कि अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और डिफरेंशियल टैक्सेस को हम ना कंसिडर करें तो जो प्राइस है वो तमाम जगह पे सेम रहना चाहिए। और ये इम्प्लाई करता है कि जो नॉमिनल एक्सचेंज रेट होता है दो कंट्रीज़ के दरमियान एडजस्ट किया जाए, इक्वलाइज करने के लिए जो कॉस्ट होती है बास्केट ऑफ गुड्स की कंट्रीज़ के दरमियान या जो अक्रॉस कंट्रीज़ हम देखें। अब ये थ्योरी इंस्ट्रूमेंटल होती है कंपेयर करने में इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी और लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड जो होते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो होते हैं, उसका हमें पता चलता है। और ये प्रोवाइड करता है फ्रेमवर्क अंडरस्टैंड करने के लिए एक्सचेंज रेट मूवमेंट और इन्फ्लेशन डिफरेंशियल्स। और ये पर्टिकुलरली यूजफुल होता है लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक एनालिसिस और पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए, क्योंकि ये हेल्प करता है इकोनॉमिस्ट को और पॉलिसी मेकर को कि असेस करें कि करेंसी जो है वो ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यू है। नाउ द रियल वर्ल्ड एप्लीकेबिलिटी, अब इसको रियल वर्ल्ड में अगर हम अप्लाई करें, सो वैसे तो ये एक थ्योरेटिकल टूल भी है और ये परफेक्टली जो है इसको अप्लाई करना नहीं है, क्योंकि लिमिटेशंस हैं कई सारी। और एक जो मेजर जो एग्जिस्टेंस होती है नॉन ट्रेडेड गुड्स और सर्विस की, जैसे कि हेयर कट हो गया या रियल स्टेट हो गया, इनको तो हम ट्रेड नहीं कर सकते, ये जिस कंट्री में होते हैं वहीं रहते हैं। तो इसी वजह से क्रॉस बॉर्डर कंपेयर करना जो है वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी सिग्निफिकेंट रोल जो है वो प्ले करती है, क्योंकि शिपिंग गुड्स जो है इंटरनेशनली जो है उनमें ख़र्चा आता है और वो अफेक्ट करते हैं प्राइस को। और एडिशनली प्राइस जो है प्रोडक्ट सब्सिट्यूट भी नहीं होती, अगर हम देखें तो प्रोडक्ट सब्सिट्यूट भी नहीं होती। एक जैसी प्रोडक्ट जो है वो दूसरे कंट्रीज़ में एक्सेप्टेबल नहीं होती, उनकी क्वालिटी की वजह से, उनकी ब्रांडिंग की वजह से, कंज्यूमर प्रेफरेंस वगैरह की वजह से भी। सो इन्हीं की वजह से जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती, लेकिन इसके बावजूद भी इसका जो है वो काफ़ी यूज़ है लॉन्ग रन थ्योरी के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए, एक्सचेंज रेट ट्रेंड्स को, इन्फ्लेशन को। ये हेल्प करता है इकोनॉमिस्ट को आइडेंटिफाई करने में जो मिस अलाइनमेंट होती है करेंसी वैल्यूज़ में, प्रोवाइड करता है इंसाइट जो रिलेटिव कॉस्ट ऑफ लिविंग होती है और इकोनॉमिक कंडीशन होती है। जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, लिविंग स्टैंडर्ड है, उसको मेजर करने में इससे बहुत हमें हेल्प मिलती है। फॉर एग्जांपल कि एक चीज़ यहाँ पर अगर 500 की है और US के अंदर रुपीज़ के हिसाब से अगर हम उसको कन्वर्ट करें 1000 की है, तो वहाँ के हिसाब से यहाँ पे 500 की US में अगर वो 1000 की भी है, यहाँ की डबल प्राइस पे भी अगर है, तो वो उनके लिए कोई एक्सपेंसिव नहीं है, क्योंकि वहाँ की जो परचेजिंग पावर है वो यहाँ से कई गुना ज़्यादा है, 5 टाइम्स से भी ज़्यादा है। तो उनके लिए डबल प्राइस होना यहाँ के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। सो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें, सो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट से मुराद जो एवरेज लेवल होता है अनएम्प्लॉयमेंट का, जो कि इकॉनमी एक्सपीरियंस करती है वक्त के साथ, और इसमें साइक्लिकल फ्लक्चुएशन को निकाल दिया जाता है। रिप्रेजेंट करता है जो बेस लाइन लेवल होता है अनएम्प्लॉयमेंट का, जो कि होता है नॉर्मल लेबर मार्केट की वजह से, नॉर्मल लेबर मार्केट टर्नओवर की वजह से, जैसे कि लोग जो कि चेंज कर रहे हैं जॉब या इंटर हो रहे हैं वर्क फोर्स में। और इकोनॉमिक रेसेशंस के अंदर क्या होता है कि एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो राइज़ होती है नेचुरल रेट से, क्योंकि बिजनेसेस रिड्यूस कर देते हैं हायरिंग और वर्कर्स को निकाल देते हैं। और इसी के मुकाबले में इकोनॉमिक बूम के अंदर क्या होता है, उल्टा हो जाता है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो नेचुरल रेट से भी नीचे आ जाती है, क्योंकि इंक्रीज़ हो जाती है डिमांड जो है लेबर के लिए। सो यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट नेचुरल रेट से भी नीचे आ सकती है। और नेचुरल रेट जो है वो इन्फ्लुएंस होता है, कई सारे फैक्टर्स उसको इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। अगर हम नेचुरल रेट की हम बात करें, जैसे कि लेबर मार्केट हो गया, लेबर मार्केट पॉलिसीज़ हो गया, डेमोग्राफिक्स हो गया, लेबर मार्केट पॉलिसीज़, डेमोग्राफिक ट्रेंड्स हो गए और टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो गए। सो अंडरस्टैंड करना इन कॉन्सेप्ट को क्रूशल होता है फॉल पॉलिसी मेकर के लिए, क्योंकि ये हेल्प करता है डिज़ाइन करने में स्ट्रेटजीज, ताकि स्टेबलाइज किया जाए इकोनॉमी और मेंटेन किया जाए फुल एम्प्लॉयमेंट बगैर ट्रिगर किए हुए इन्फ्लेशन को। नाउ द मॉडलिंग द नेचुरल रेट,
सो अब नेचुरल रेट के हिसाब से हम देखें तो एक जो बेसिक मॉडल है नेचुरल रेट अनएम्प्लॉयमेंट का, उसमें जो है वो दो की वेरिएबल्स आते हैं, रेट ऑफ जॉब सेपरेशन और जो रेट ऑफ जॉब फाइंडिंग होता है। जॉब सेपरेशन रेट रिप्रेजेंट करता है फ्रैक्शन जो होता है एम्प्लॉयड वर्कर्स जो कि लूज़ कर जाते हैं या छोड़ देते हैं जॉब, जबकि फाइंड कर रहे हो जॉब फाइंडिंग रेट जो होता है वो इंडिकेट करता है फ्रैक्शन अनएम्प्लॉयड इंडिविजुअल को जो कि सिक्योर करते हैं एम्प्लॉयमेंट को। अब ये मॉडल जो प्रोवाइड करता है एक सिंप्लीफाइड और यूज़फुल जो है वो इंसाइटफुल फ्रेमवर्क एनालाइज करने के लिए लेबर मार्केट डायनामिक, और ये हाईलाइट करता है इंपॉर्टेंस जो है दोनों की जॉब लॉस और क्रिएशन की डिटरमाइन करने में जो ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट लेवल होता है। सो पॉलिसी इम्प्लीकेशंस की अगर हम बात करें तो रिड्यूस करने के लिए नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पॉलिसी मेकर को फोकस करना चाहिए इन्फ्लुएंस करने के ऊपर वेरिएबल्स जो है अनएम्प्लॉयमेंट मॉडल के अंदर, स्पेसिफिकली तौर पे लोअर करते हुए जो जॉब सेपरेट रेट एस है और इंक्रीजिंग जॉब फाइंडिंग रेट जिसको एफ से डिनोट किया जाता है। सो रिड्यूसिंग जॉब सेपरेशन, रिड्यूस करना जॉब सेपरेशन जो है इसको अचीव जो है वो कैसे किया जाएगा, इनिशिएटिव से किया जाएगा, जैसे कि जॉब रिटेंशन हो गई, इसके अलावा प्रोग्राम्स हो गए, या फिर एम्प्लॉय ट्रेनिंग हो गई, या फिर सपोर्ट हो गया स्ट्रगलिंग बिजनेस के लिए। और इंक्रीजिंग जॉब फाइंडिंग रेट जो होता है इसमें होता है इन्हेंस किया जाए जॉब मैचिंग सर्विस प्रोवाइड किया जाए, वोकेशनल ट्रेनिंग इंप्रूव किया जाए एक्सेस जो है एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन के साथ, और इफेक्टिव लेबर मार्केट पॉलिसीज़ जो है शिफ्ट कर सकती है नेचुरल रेट को डाउनवर्ड वक्त के साथ। उससे जो है क्या होता है ज़्यादा स्टेबल और जो इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, और ये स्ट्रेटजीज़ कंट्रीब्यूट भी करती हैं रिड्यूस करने में लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट और इम्प्रूव करते हुए वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन। सो नाउ द कॉजेज़ ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब अनएम्प्लॉयमेंट जो है जो होती है उसके क्या क्या वजूहत होती हैं। अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो इकोनॉमी के अंदर आती है स्ट्रक्चरल फैक्टर्स की वजह से, जैसे कि जॉब सर्च हो गया, फिर वेज रिगिडिटी हो गया। जॉब सर्च से मुराद वो टाइम और एफर्ट जो कि रिक्वायर्ड होती है इंडिविजुअल्स को कि फाइंड करे सुटेबल एम्प्लॉयमेंट, और ये प्रोसेस जो है वो लंबा भी हो सकता है मिसमैच होने की, ऐसे कि उनके स्किल्स कुछ और हैं और जॉब कुछ और रिक्वायर कर रही है। जोग्राफिक मोबिलिटी की वजह से भी होता है, और इन्फॉर्मेशन की कमी भी, जॉब के बारे में इन्फॉर्मेशन की भी कमी होती है, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। वेज रिगिडिटी होती है जब वेज जो है वो एडजस्ट नहीं होती क्विकली ताकि बैलेंस किया जाए लेबर सप्लाई और जो डिमांड होती है। सो फैक्टर्स जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं वेज रिगिडिटी में, उसमें लेबर कॉन्ट्रैक्ट है, मिनिमम वेज लॉज हैं, सोशल नॉर्म्स हैं, और ये रिगिडिटी रोकती हैं लेबर मार्केट को क्लियरिंग से एफिशिएंटली, और उससे परसिस्टेंट अनएम्प्लॉयमेंट होती है। सो अंडरस्टैंड करना इनको जो है वो एसेंशियल होता है डिज़ाइन करने के लिए पॉलिसीज़, ताकि हल किया जाए जो रूट इशू है, ना कि जो है वो दूसरी चीज़। और ये जो है इम्प्रूव करते हुए जॉब मैचिंग मैकेनिज़्म और अलाउ करते हुए ज़्यादा वेजेस जो फ्लेक्सिबल वेजेस स्ट्रक्चर इकोनॉमीज़ जो है वो रिड्यूस कर सकती हैं फ्रिक्शनल और जो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है। सो नाउ दी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब अगर फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो ये आती है जब टाइम लिया जाता है मैच करने के लिए वर्कर्स का सूटेबल जॉब्स के साथ, और ये जो है एक नेचुरल और अनअवॉइडेबल पार्ट होता है डायनामिक इकोनॉमी का, और जो कि ऑन गोइंग प्रोसेस को बताता है जॉब्स का जो लेबर मार्केट टर्नओवर का। और इवन के फ्लेक्सिबल वेजेस की प्रेजेंस में भी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट आती है, क्योंकि डिफरेंसेस आता है वर्कर के स्किल में, जॉब रिक्वायरमेंट है, इसके अलावा जोग्राफिक मोबिलिटी लिमिटेशन और इम्परफेक्ट इन्फॉर्मेशन जो होती है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। तो ये था आज का ट्यूटोरियल। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन और ख़ास तौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।